मनोज तिवारी जी ससुरा बड़ा पैसा वाला इतना सुपर हिट हुआ था, रवि किशन जी थे, या दिनेश यादव निरहुआ जी थे, निरहुआ रिक्शा वाला, पवन भैया का उस समय प्रतिज्ञा आया था। तो हम सोचते थे यार कि हम तो सिंगर बन गए, गाना वाना गाइए रहे, हम कब फिल्म में आएंगे, हम कब फिल्म में आएंगे। और मैं यही सोचता हूँ कि मैं हीरो तो हूँ ही, लेकिन डायरेक्टर का हीरो बनिए। डायरेक्टर जो कैरेक्टर में ढालता है उसी कैरेक्टर में ढले रहो तो पिक्चर अच्छी बनती है। और वो अचानक आंखों के सामने अंधेला छा गया और रोड के बीच में दरार होती है, वहाँ पे अनबैलेंस हो गया। भगवान की कृपा रही कि इधर खाई थी, इधर गया, इधर पहाड़ थे बहुत सारे, और एकदम आधा फेस मेरा थोड़ा सर्जरी हुआ है। कि तू ही बारू घर के मलकिनिया, हमारा सार के बहिनियान हो, ए धनिया तू ही बारू घर के लक्ष्मीनिया, ना बना तू नागिनियान हो। हेलो नमस्कार और आप सबका स्वागत है हमारे शो फिल्मी थाली में, जिसका टाइटल है व्यंजन के साथ मनोरंजन भी। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनकी क्या ही तारीफें करें, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको स्टारडम चाहिए तो आपको क्या क्या चाहिए। या तो फिर आप किसी स्टार के घर में पैदा हो, स्टार किड हो, तो आपको स्टारडम मिल जाता है, या तो फिर आप 5-6 साल स्ट्रगल करें तब आपको स्टारडम मिलता है। लेकिन जो आज हमारे गेस्ट हैं उनको स्टारडम 9 साल की उम्र से ही मिल गई। जी हाँ, 9 साल की उम्र से, और उसके बाद भी उसको बहुत ही सहजता से उन्होंने कैरी किया, मतलब बहुत अच्छे से अपने स्टारडम को संभाला, कभी उस स्टारडम को अपने सर पे नहीं चढ़ना दिया। और यही है कि इस वक्त वो हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार, और वो कोई और नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के हैंडसम हीरो अरविंद अकेला कल्लू जी। जी आज हमारे गेस्ट हैं और इस वक्त हमारी टीम है उनके घर पे, और पसंदीदा उनका खाना लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में, तो चलिए चलते हैं, उनको लिट्टी चोखा जो उनका पसंदीदा खाना है खिलाते हैं और अंदर की बात बाहर निकलवाते हैं। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं। बात कर रही थी वो इस वक्त हमारे साथ हैं। जी हाँ, कल्लू जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे शो फिल्मी थाली, जिसका टैगलाइन है व्यंजन के साथ मनोरंजन। हम आपकी पसंदीदा व्यंजन खिलाएंगे और आप अपनी बातों से मुझे मनोरंजन दीजिएगा। मतलब हमारे जो दर्शक हैं उनकी आपके किस्से से बहुत सारे मनोरंजन मिलने वाले हैं, और मुझे लगता है आप पूरी तरह से तैयार हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने लोग हमें देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम। और जब मनपसंद खाना मिलेगा तो अंदर की बात सब बाहर आएंगी आज। पक्का पक्का कोशिश करेंगे कि हमारी बातों से लोग मनोरंजन हो लोगों का। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी शादी के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं, इससे पहले मिले थे लेकिन शादी के बाद थोड़ा सा सोचा कि टाइम दे देते हैं, इंटरव्यूज नहीं लेते हैं। उसके बाद हमारा ये शो आ गया फिल्मी थाली। तो कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लोग जो पहले बोले थे कि शादी के बाद ऐसा होता है, शादी के बाद वैसा होता है, बिल्कुल गलत न्यूज़ था। बहुत अच्छा लगता है, कुएं में कूदने के बाद ही पता चलता है कि कितनी गहराई है। मुझे तो अच्छा फील हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। और वैसे कुछ बदलाव आया? बदलाव यही आ गया कि मतलब थोड़ा सा जिम्मेदार तो मेरे को मतलब बचपन से मिल गई थी। परिवार से वैसे भी मैं प्रेम करता हूँ, हर बच्चा अपने परिवार से प्रेम करता है, लेकिन शादी के बाद यही है कि थोड़ा सा और जिम्मेदारी मिल गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। थोड़ा सा फ़ोन वोन अब करना पड़ता है कि हाँ क्या हाल। नहीं तो पहले मम्मी पापा से बात हुआ हो गया। जैसे आपके घर वाले टाइगर बोलते हैं, पूरा टाइगर आज़ाद था, अब है कि किसी के हाथ में डोर है कि टाइगर? नहीं, अभी भी आज़ादी है, नहीं आज़ाद है अभी भी। मेरी वाइफ बोलती है काम कीजिए और कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मतलब हम दिन भर शूटिंग में रहते हैं, कोई ये नहीं। वो समझती है, समझदार है। और पहले ही मुलाकात में हम लोग की बात हो गई थी कि भाई हम इस प्रोफेशन में हैं, तो वो भी जानती हैं कि हम हीरो हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, हमें काम करना है। कलेक्टर तो है ही ना ऑफिस में रहे के बाद, तो वो बहुत समझदार है। और हमारे ही नहीं, जितने भी हमारे इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं सबकी भी समझदारी होनी चाहिए, क्योंकि इस लाइन में जो भी हैं थोड़ा बहुत आप भी जानती हैं जी। तो अच्छा है।
अगर समझदार नहीं होंगी तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और मुझे नहीं लगता कि कल्लू जी, क्योंकि जैसा कि हर कोई जानता है कि कितने कम उम्र में आपने अपनी करियर की शुरुआत की, कैसे आप इंडस्ट्री में आए। और होता है ना कि हर इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं, जिस इंडस्ट्री के लिए मैं काम करती हूँ, वहाँ पे स्टारडम हर कोई नहीं हैंडल कर पाता। थोड़ा सा आता है तो बस हवा में उड़ना, और एक आप है जो आज तक हर चीज़ को मैनेज करके रखे हैं, और शायद इसका क्रेडिट किसको देते हैं? पहली बात तो आप सभी जानते हैं कि जिस उम्र में मैंने सोचा भी नहीं था, हम तो बस टीवी पे देखते थे और अपने पापा जी को देखते थे नाटक करते हुए, तो बस ये था कि नहीं करना है। तनी मनी हम कर लेती था, मतलब पापा ऐसा एक्टिंग या पापा ऐसा गा लेती, या हम सीडी कैसेट में देखते थे पवन भैया को, तो बस मतलब सुरूर था, जुनून था कि नहीं हमको करना है। लेकिन भगवान का आशीर्वाद और जनता जनार्दन का आशीर्वाद कि आज थोड़ा बहुत जो भी गाता हूँ इस लेवल पे पहुँचा हूँ। तो जिस उम्र में मुझे उम्मीद नहीं थी, उसी उम्र में सब कुछ मिल गया। तो जब आदमी सोचता नहीं और वो उसको अचानक मिल जाता है ना, तो आगे चल के उस चीज़ पे कभी घमंड नहीं करता है। ये बात तो है, घमंड नहीं होना चाहिए। कलाकार हमेशा कोमल होता है, कोमल दिल का होता है, बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है। जितने भी कलाकार लोग इस लाइन से जुड़े हैं, और जो आदमी दर्शक के लिए जीता है, जो लोगों के लिए जीता है, तो जो लोग के लिए जिए उसको कभी भी ईगो, कभी भी घमंड, ये सबसे बहुत दूर रहना चाहिए। और मम्मी पापा या मेरे परिवार में संस्कार दिया गया है कि कभी भी कोई भी चीज़ का घमंड नहीं करना। हमारे पापा जी एक ही बात बोलते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पंडित रावण था, जब उसका घमंड नहीं रहा तो हम लोग तो अभी बहुत बच्चे हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप इतने, मतलब एक तरह से कहा ना, आपने एक पूरी उम्र दे दी, आधी उम्र दे दी, क्योंकि छोटे से थे तब से आप इस इंडस्ट्री में आए, और आपके सामने बहुत से लोग आए गए, आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो है आज भी लोग कनेक्ट, मतलब वो उस चीज़ में बदलाव नहीं आया, वो था कल्लू का अपनापन, और वही मिठास है आपकी बातों में, और वही चेहरे पे स्माइल बरकरार है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये वजह है फैमिली और अपनों का प्यार और फैंस। तो इसको कैसे मेंटेन कैसे करते हैं? लाइक होता है ना कि अक्सर बहुत सारे ऐसे किस्से हैं स्टार्स के कि एक वक्त के बाद वो फैमिली से दूर हो जाते हैं, लेकिन आप सबको लेके चलते हैं। इसकी प्रेरणा कैसे मिलती है? नहीं, देखिए, आपने बोला कि हैंडल कैसे करते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगता। कभी कभी ऐसा हुआ है विगत, इधर पहले तो बच्चे थे तो समझ में आता, तो पापा जी लोग और मेरी टीम थी वो संभाल लेती थी। बचपन से ही मेरे साथ ऐसा कुछ न कुछ हुआ है। सबके लाइफ में होता है, आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी सच्चे हो, लेकिन आपके लाइफ में अगर आप बहुत अच्छे हो तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, और बहुत बुरे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम को पापा जी हमारे एकदम साइड करते कि हमको कोई आँच नहीं आई, अभी भी कोई आँच नहीं आती। मेरे बड़ा भाई या मेरे पूरे जो टीम के लोग है सब हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई चीज़ हर्ट नहीं होती, या कुछ ऐसे लोग हैं जो हाल फिलहाल 1-2 साल हुआ उन लोग को आया और हमारे सामने लगते हैं दिखाने की आई एम अ स्टार, तो ऐसा नहीं, हमको नहीं बुरा लगता। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि अगर कोई चीज़ मुझे बुरा लगता है तो मैं सामने से जाके पूछ लेता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, मतलब कुछ मैंने आपको बोला या मैंने आपको कुछ ऐसा कहा जिससे आपको ठेस पहुँचे। अगर मेरे को लगता है कि नहीं मैंने गलत बोला है तो मैं सीधे सॉरी बोलता हूँ। सॉरी बोलने में मैं थोड़ा बहुत भी नहीं शर्माता हूँ। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं होती है और ऊपर से अगर कोई मेरे को बोलता है तो ज़िंदगी में मैं उससे बात नहीं करता हूँ, बहुत दूरी बना लेता हूँ, बहुत शांत हो जाता हूँ। क्योंकि एक कहावत है कि साइलेंस इज बेस्ट रिप्लाई, चुप रहिए, रिप्लाई अपने आप उसको मिल जाएगा। तो मैं चुप हो जाता हूँ और अपने आप रिजल्ट आता है, सामने से वही बंदा बोलता है कि नहीं यार तुम सही थे, हम गलत थे, और बस यही है। आई थिंक ये सबसे अच्छा रिस्पॉन्स है कि आप अगर आप गलत नहीं हो तो फिर नहीं। और क्या होता है, एक चीज़ और है कि जैसे सोशल मीडिया की बात ले लीजिए, अगर कोई मुझे गाली देता है, अगर मैं उसका क्योंकि वो जानता है कि वो रिप्लाई देंगे ही, अगर मैं उसका रिप्लाई दे दिया तो फिर तो बात रही क्या गई, मैं भी उसके लेवल पे आ गया, तो इसलिए मैं रिप्लाई भी नहीं देता हूँ। और मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ जब भी लाइव आता हूँ या जो भी, कि आप लोग सब कीजिए, किसी की माँ बहन की गाली वाली मत दीजिए, क्योंकि हम सारे आर्टिस्टों की माँ बहन होती हैं, घर वाले होते हैं, परिवार वाले होते हैं, और सबके परिवार वाले सोशल मीडिया पे उपलब्ध रहते हैं, तो थोड़ा बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अब धीरे धीरे इधर विगत 3-4 महीनों से, भगवान नज़र ना लगे हमारी इंडस्ट्री को, अब गाने और फिल्मों की बात हो रही है। मतलब जातिवाद दूर दूर तक नहीं है, केवल संगीत और फिल्मों की बात हो रही है। और यही देन है
कि फिल्म देखने अब दर्शक भी आ रहे हैं और अच्छे अच्छे गाने हिट हो रहे हैं। क्या बात है, ये इसकी गवाह तो मैं भी हूँ। 2 से 3 साल हो गए और इसमें मैंने बहुत तेजी से एक बदलाव देखा, यहाँ तक कि मैंने आप में भी बहुत बदलाव देखा। पहले कल्लू जी धनाधन डेट्स नहीं मिलते थे, फ़ोन करो इंटरव्यूज़ के लिए। अब पता चलता है कि नहीं भैया पहले स्टोरी बताओ देन कल्लू डेट देगा। नहीं, पहले भी स्टोरी आदमी देखता था, लेकिन जैसे जैसे आदमी इंडस्ट्री में या लोगों के बीच में दिल में जगह बनाता है, आगे बढ़ता है, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं टफ हो जाते हैं। और अब दर्शक जो हैं, लोग बोलते थे कि अरे यार भोजपुरी में एक ही तरह की सिनेमा बनती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे मेकर्स लोग को बहुत बुरी लगी है, जो हमारे क्रिएटर थे, जो हमारे प्रोड्यूसर थे। तो अब उन लोगों ने भी ठान लिया है, कमर कस लिया है, और जितने सारे आर्टिस्ट थे सभी मेहनत कर रहे हैं। तो बोलते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, और सभी लोग अपने जैसे एल्बम में हम लोग खूब मेहनत करते हैं, तो अब फिल्मों में भी अब सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। सब लोग अपना कैरेक्टर, सब लोग अपने स्टोरी, सब लोग अपने गाने पे मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए आपने लॉकडाउन करने का डिसीजन लिया था। हाँ, लॉकडाउन किया, लेकिन लॉकडाउन कब आएगी वो सभी लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है बहुत जल्द उसका रिलीजिंग डेट एंड सब कुछ आप लोग के सामने। क्या बात। फिल्मों पे तो खैर हमारी बातें कभी खत्म नहीं होने वाली। खानों पे आते हैं, जो हमारा शो का मेन है, फिल्मी थाली। और इसमें जैसे कि हमने आपको फ़ोन किया था कि आपको क्या पसंद है, तो मुझे लगा भाई आजकल के स्टार हैं, कुछ अच्छा सा या तो वेज या नॉन वेज भी कुछ होगा कि भाई ये पता चल रहा है लिट्टी चोखा खाना है। तो ये कब से मतलब होता है ना कि खैर हम लोग बिहारी हैं, तो हमारा एक तरह से हम पे ये भी कर दिए अरे बिहारी तो लिट्टी चोखा तो पसंद होगा। उनको नहीं पता कि वो अपनापन जो लिट्टी चोखा में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। आपको किसके हाथ का लिट्टी चोखा सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, पहले आपने बोला कि लिट्टी चोखा खाने का कैसे आपको मतलब अंदर से इच्छा या फेवरेट कैसे बना, तो ये तो सच है कि बिहार यूपी से जितने लोग बिलोंग करते हैं सभी लोग को लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। लिट्टी चोखा में प्यार एकदम, गोईठा के ऊपर जो लिट्टी सेकल जाला, माई हमने के सतुआ भरे ले, तो सब लोग एक साथ पहली बार तो सब लोग मिलते हैं, मिलके बैठते हैं। क्यों लहसुन छिलेला, क्यों प्याज काटता, क्यों मिर्चा भूजता, तो एक वो होता है, सब लोग मिलजुल के बनाते हैं। घर में छोटा सा पिकनिक है वो। शनिवार के दिन मतलब शाम में लिट्टी बनना ही है, चाहे हम लोग कहीं भी रहें। तो मेरे पापा जी को पसंद है, तो होता है ना कि पापा अगर खा रहे हैं तो देखते हैं कैसा लगता है कैसा नहीं, तो वहीं से खाते खाते हम लोग का भी आदत बन गया। और घर में हमको लगता है कि सभी लोग, हम लोग मुंबई भी रहते हैं, तो मुंबई में भी ढूंढते रहते हैं कि लिट्टी चोखा कहाँ अच्छा मिलेगा। तो लिट्टी चोखा शुरू से पसंद है हमें, और बड़ी खुशी की बात है कि पहले बिहार यूपी में मिलता था, अब तो दुनिया के कोई भी कोने में जाइए लिट्टी चोखा जरूर मिलता है। और कहा भी जाता है सब बिहार डिश। हाँ। तो आपको किसके हाथ का सबसे ज्यादा पसंद है? वैसे तो मम्मी का हाथ का खाते हैं। मम्मी के हाथ से खाते हैं। अभी भाभी जी भी बहुत अच्छा बनाती है, और मेरी वाइफ अभी लर्निंग पीरियड में अभी सीख रही है। वो भी हाथ बटा रही भाभी जी के साथ। तो चलिए फिर लेट क्यों करते हैं, पहले लिट्टी चोखा लाते हैं फिर आगे की बात करते हैं। जी। थाल रेडी है आपका पसंदीदा, और बनारस में है और आपके घर पे है, लेकिन हमने सोचा आपसे क्यों मेहनत करवाए, हम बाहर से लेकर आए इसके लिए। ये मुझे मालूम नहीं था, ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हमने आपको फोन किया था। और हमने बोला भी था इस बार आप जो बोलेंगे वो खिलाएंगे, लेकिन ये पेंडिंग है। ये देखिए ट्रेड चेंज हो रहा है, लोग डेयरी मिल्क लेके आते थे, आप लिट्टी चोखा लेके आए हैं। वो क्या करें ना, वो आपका गाना था बचपन का प्यार है, बचपन तक चलेगा, तो वो प्यार है आपके लिए। और ये हमारा जो होता है ना ट्रेडिशन, हम पीतल के बर्तन में ही खाना सर्व करते हैं। हम चाहते हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी सामने आए, मतलब उस चीज़ को हम यूज़ करें, बड़ा फ़ायदेमंद होता है इसमें खाना खाना। और दूसरी चीज़, एक होता है ना एक बॉन्ड बने आर्टिस्ट से, और हम फिर ऐसे ही अच्छी अच्छी खबरें लेकर आएँ, आप अच्छी अच्छी फिल्में करें, लोग ऐसे ही प्यार दें, और आप मुझे इंटरव्यू दें। खैर वापस थोड़ा सा इसको ट्राई करिए, बताइए कैसा बना। आप भी, जिसने भी बनाया होगा अच्छा ही बनाया होगा, मैंने तो नहीं बनाया। खैर सो वापस चलते हैं आपके करियर पे। 9 साल की उम्र में गाना, मतलब इस टाइम के बच्चों से अगर आई थिंक पता भी नहीं होता है, 17-18 साल के हो जाते हैं तो भी नहीं पता होता कि क्या करना है। हाँ, ये है कि सोशल मीडिया की वजह से हर किसी को आर्टिस्ट एक्टर बनना है, लेकिन वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें फेम मिलता है, इसलिए उनके अंदर वो चीज़ें हैं कि नहीं पता नहीं। आपने कैसे शुरुआत की, किसने अप्रोच किया, या खुद आपने बोला पापा से कि मुझे
सिंगिंग करते सबसे पहले तो बहुत टेस्टी है, लिट्टी के साथ चोखा भी बहुत टेस्टी है। और रही बात कि मैंने इस लाइन में आने के लिए कैसे सोचा, क्या सोचा। 9 साल की उम्र में सभी को मालूम है कि हमारे पिताजी जो थे संगीत से उनको काफ़ी प्यार था, और मेरे जो दादाजी थे वो इंस्पेक्टर थे, पुलिस में थे, तो उनको बिल्कुल नहीं पसंद था। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे पिताजी को डांट भी पड़ी है, मार भी पड़ी है, इसी सब चक्कर में। सरस्वती पूजा के दिन सुबह अवसर पे माँ महतिन कला निकेतन एक मंच है हमारे गांव हिरोली बक्सर में, वहीं पे पापा जी नाटक करते थे, खुद राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, एक्टिंग भी करते थे, गाना भी गाते थे, और हिंदी नाटक को भोजपुरी में कन्वर्ट करके बहुत मेहनत करके लोगों के बीच प्रस्तुत करते थे। तो हम उनको देखते थे और मतलब हमको अच्छा लगता था बचपन से ही। और एकदम वो घड़ी पवन सिंह के गाना निकल रहे, नहीं नहीं करी तब बुझ लिए भाई, ये जी चली ना, मतलब हमारे घर पे कौन भी अगर सीडी कैसेट लगता था, और तो अंताक्षरी घर पे हो तो हम गाना खूब गाते थे। पापा जी के संग में रहते थे, साथ में रहते थे, तो वो गाना सुनते थे तो हमको भी याद था, स्कूल में गाते थे। तो 26 जनवरी के दिन दिनेश भैया का एक गाना आया था कि दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सटल रहे, तो हमने गाया था कि झंडा उड़े आकाश देश में फहरत रहे, वहीं पे गाया था। और पापा जी के मित्र हैं श्री मोहन उपाध्याय जी, हम लोग के गाँव के मुखिया हैं, उन्होंने वहीं पे हमको कुछ पुरस्कृत किया था, पैसा दिया था। और उनके नाटक मंच पे मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी हम जगह नहीं तो हमारे को पैसा मिला, हम पापा के भी मंच पे गए। इसके लिरिक्स आज भी याद है आपको? हाँ, एक लाइन वो है कि झंडा उड़े आकाश के देश में फहरत रहे, और यही लाइन था। तो मम्मी बोले कि नहीं नहीं पापा जी, मतलब लोगों के बीच में मैं गाऊँ अच्छा ना गाऊँ, वो भी सोचता कि बच्चा है डर जाएगा, लोगों के बीच गा पाएगा कि नहीं पाएगा। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, मम्मी ने पापा से बोला, पापा भी थोड़ा बोले अरे क्या गाएगा इतना छोटा है। रिक्वेस्ट कर करके मम्मी ने पापा को बोला, पापा मंच पे ले गए, और 2 गाना मैंने गाया था। और मतलब क्या बोले, माँ सरस्वती जी की कृपा, सब गांव वाले बहुत खुश हुए, बहुत उस समय हमको प्यार मिला, और सभी लोग पापा को फोर्स करने लगे कि लड़के बात ठीक गाता है, एल्बम कराओ। तो पापा जी को लगा कि चलो मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, इसको हम गवाते हैं। और मेरे घर परिवार में कोई इस लाइन से नहीं, कुछ आइडिया नहीं। हमारे चाचा जी गुड्डू जी पांडे, उनका ऑर्केस्ट्रा ग्रुप था, वहीं पापा जी के परम मित्र हैं, वही सब था। धीरे धीरे करते 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 कैसेट बने, और बहुत लोग टोंट भी मारे कि लड़का का नचनिया बजनिया बना हुआ था। सही बात है, जो उम्र में पढ़ाना लिखाना चाहिए उस उम्र में इस लाइन में। और अभी क्या है, आपने बोला कि सोशल मीडिया है तो सब अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, उस समय कुछ नहीं था। उस समय ऑडियो टेप चलता था और सीडी चलता था। सभी लोग बोले नचनिया बजनिया बना हुआ था, बुरा भी लगता था, लेकिन पापा जी को हम इतना जीत किए थे, और उनको लगता था कि नहीं मेरे बेटे में कुछ है, और बेटों के लिए हर पापा कोशिश करते कि नहीं भाई उसका जो सपना है पूरा किया जाए। कैसेट निकला, और पहल का एल्बम ही हमारे जो बक्सर जिला में है बड़ी फेमस हुआ। कल्लू तो बहुत कम लोग, छोटका लेकवा सब ऐसे प्रचार हुआ। इसके बाद कंपनी से ऑफर आया, तो उसमें अपना पैसा लगा था, पापा जी ने बहुत खर्चा किया था। उस समय 4 दिन शूटिंग चली थी, मतलब 2007 की बात है। तो बाबा सपोर्ट करते नहीं थे पापा जी, हम लोग के रिक्शा का दुकान था, पूरे जिले में रिक्शा चलता था, तो अपना सब मेहनत का पैसा मेरे पीछे लगाया। और इतना उम्मीद नहीं था, वो सोचे थे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले सम्मान होता था, वो मिल जाए, 1100 रुपया मिल जाए, वहीं बहुत है। लेकिन दर्शकों का प्यार, उसके बाद वेव कंपनी से ऑफर है, भोजपुरी के नंबर 1 कंपनी, और उनके साथ एग्रीमेंट हुआ और कंटिन्यू आज आप। और फिर आज तक फिर कल्लू रुके ही नहीं। मुझे आज भी याद है, हम लोग की तो खैर पढ़ाई लिखाई लखनऊ में हुई, लेकिन जब भी हम गाँव में जाते थे तो हम एक नाम सुनते थे, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब तो था नहीं, गाने का क्या जरिया था, टीवी था, तो टीवी पे हमें उस टाइम गाने नहीं आते थे। तो था कि एक लड़का था जो अक्सर शेरवानी में एक शेरवानी में छोटा सा लड़का, हमारी एज का लड़का शेरवानी में गाता था। गार्डन में अक्सर शूट हो रहा था, जहाँ पीछे 5-6 लड़कियां लहंगा पहन के डांस। पहले क्या था ना, हमने मतलब बहुत कम लोग जानते हैं, जो अभी नए जो सिंगर बन रहे हैं, तो वो सब टी शर्ट पैंट जैकेट वैकेट अभी जो चल गया है। पहले हम लोग एक शेरवानी में 2-2 महीने प्रोग्राम कर देते थे, वो भी कंटिन्यू उस समय प्रोग्राम होता था। आज के समय में अगर एक नया कपड़ा वही था। एक समय अगर नया कपड़ा पहन लीजिए और दूसरे में भी रिपीट कर दीजिए, तो नीचे यूट्यूब पे लिखते हैं कहा भैया कपड़ा लिए कहा।
तो उस समय एक शेरवानी चाहे मैरून कलर का पापा ने 3 सूट खरीदा था, तो उस पर हम दो मतलब 10 शो कर दिए, 12 शो कर दिए, और उसमें एकदम बड़ा बड़ा बाल, चश्मा वश्मा लगा के एकदम शाहरुख खान के स्टाइल में कोयला में जैसे बाल, तो वैसे पापा मेरे बाल रखवा देते। बड़ी शौक था पापा जी को, और शेरवानी वरवानी पहन के। उस समय शेरवानी ही चलता था, अब तो नए नए फैशन में सब लोग रॉक बन के घूमते हैं। उस टाइम जैसे काफ़ी गाने आपके बहुत हिट हुए, बहुत पसंद, आपकी आवाज़ को बहुत पसंद किया गया। मतलब चेहरे में तो काफ़ी मासूमियत थी, लेकिन जब गाते थे तो बस मन करता था कि पैर रुके नहीं। उसके बाद फिल्मों में भी आप आए, पहला ब्रेक कब मिला? बहुत शौक था। जैसे क्या होता है कि आदमी को जब सक्सेस मिलने लगता है, तो या कलाकार हो या कोई भी, तो सोचता है और कुछ करें। तो उस समय मनोज तिवारी जी ससुरा बड़ा पैसा वाला इतना सुपर हिट हुआ था, रवि किशन जी थे, या दिनेश यादव निरहुआ जी थे, निरहुआ रिक्शा वाला, पवन भैया का उस समय प्रतिज्ञा आया था। तो हम सोचते थे यार कि हम तो सिंगर बन गए, गाना वाना गाइए रहे, हम कब फिल्म में आएंगे, हम कब फिल्म में आएंगे। तो उस समय संजय सिन्हा जी, जो अभय सिन्हा जी के भाई हैं, उनका फ़ोन आया कि कल्लू के एगो फिल्म में फिल्म करावे के बाद, यही था कल्लू के फिल्म करावे के बाद। क्या एज थी आपकी? 10 साल। ओके। 10 और 11 के बीच में ही था। तो पापा जैसे हमसे नहीं होता है, तो हम बोले नहीं पापा हम करब। तो हम लोग पटना गए, मौर्या लोग होटल में हम लोग मिले, और वहाँ पे डोसा खिलाए, और वो बोले ना कि 3 फिल्म करे के बाद बस हमको कुछ नहीं सुनना है, क्या है क्या नहीं। बोले पवन सिंह के साथ फिल्म करेगा। अब जिसको मैं गुरु माना हूँ, जिसको मैं बचपन से सुनते हैं, उनके साथ मेरे को फिल्म करना है। हम पापा चलो कुछ मत सोचिए, साइन कीजिए। और पहला फिल्म गठबंधन प्यार के। तो मतलब पहला ब्रेक ही आपको गुरु के साथ मिला, पवन जी के साथ। वो भी 3 फिल्में, तीनों उन्हीं के साथ? नहीं, एक ही फिल्म कर पाया हम, गठबंधन प्यार की, एक ही गाना था। और फिल्म में खासियत थी कि 4 सिंगर एक साथ थे। पवन सिंह जी थे, छोटू छलिया जी थे, उस समय अंजलि भारद्वाज जी, नया एल्बम निकला था, वो थी, और हम थे। तो 4 सिंगर एक साथ फिल्म रिलीज हुई, और बहुत बहुत प्यार मिला दर्शकों का। तो संजय सिन्हा जी ने हमको फिल्म, सुपरस्टार बन गए होंगे। गांव क्या मतलब, अब तो पूरा राज्य के सुपरस्टार लोगों ने बना दिया, और अच्छा लगता है, खुशी होती है। मुझे पहली बार बक्सर में सिनेमा लगा था खास करके, तो मतलब मेरे भाई साहब भी गए थे, उनको ही टिकट नहीं मिला, तो मायूस होकर घर आ गए थे कि टिकट ना मिला अपने तो, भाई के। हाँ, तो एक खुशी भी होती है, एक दुख भी हुआ कि यार टिकट नहीं मिला, और एक खुशी भी होती है कि इतने लोग प्यार करते हैं आपको, तो अच्छा लगा, बहुत बहुत खुशी हुई। इसके बाद बाल कलाकार के रूप में बहुत सारे फिल्में। पढ़ाई में मन लगता था आपका कि बस? पढ़ने में सबसे तेज हम ही थे अपने घर में। तीनों भाई, चारों भाई छोड़िए ना, मतलब कई लोग बोलेंगे नहीं, खानदान नहीं, हमारे खानदान में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हम कुछ नहीं हैं। मतलब आजू बाजू जितने लोग जाते थे, उस समय पहले हम लोग गांव के स्कूल पढ़ते थे, फिर पापा जी ने बिहार पब्लिक स्कूल, जो गुप्तेश्वर पांडे जी का स्कूल है, उसमें हम पढ़ने जाते थे। तो वहीं रटंत विद्या था, अभी नहीं बोलेंगे बहुत तेज थे। हमारे बड़े भाई बोलते थे कि ये गलत है, लेकिन हम गाना के सुर में सबको याद कर लेते थे, जाके एकदम छाप देते थे। 89%, 80% एकदम गर्दा नंबर लाते थे। इसके बाद रात में शो करके आते थे, इसके बाद सुबह एकदम एग्जाम देते थे। तो 6 तक तो एकदम थोड़ा ठीक ठाक पढ़े, 6 के बाद थोड़ा घबरा गया। तो इतने आज्ञाकारी बच्चे थे, मतलब शो भी करते थे, फिल्म भी करते थे, भाई चारों में सबसे ज्यादा शैतान कौन था जिसको पापा सबसे ज्यादा मार पड़ेगी? पापा से मार पड़ा, आप तो लाडले थे ना? आशू बाबा। पापा का ही मार नहीं पड़ा है, मेरे दादाजी भी उनको बहुत बहुत मारे हैं। थोड़ा दादाजी कड़क थे, जब ना तब क्रिकेट खेलने चल जाते थे। तो क्रिकेट शाम को खेला जाता है, अब सुबह से जाके शाम तक क्रिकेट खेलते रहे तो कोई मारेगा। थोड़ा गर्म दिमाग के थे, अभी थोड़ा शांत हो गए, शादी के बाद थोड़ा शांत हो गए। आपको कभी उन्होंने मारा कि छोटे थे तो बहुत? हाँ मारता है ना, अभी भी मारता है, मतलब मारता नहीं, अभी डांटता है खाली। अरे बहुत, थोड़ा उनको गलत नहीं बर्दाश्त होता है, मतलब गलत मीन्स की माने कुछ गलती से कुछ ऐसी मस्ती में जाकर कुछ शब्द निकल गया तो पकड़ लेता है। और हम लोग क्या है, हाथ चल रहे हैं, थोड़ा होता है, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। तो हाँ, थोड़ा सा मैं शैतानी ये करता था कि
पापा जी के बहुत करीब था, बहुत मानते थे पापा, क्योंकि थोड़ा सा मैं जब लोग बताते कि कल्लू तुम्हारा नाम क्यों पड़ा, तो जब मैं पैदा हुआ था तो बहुत काला था, एकदम बहुत काला, मतलब थोड़ा नहीं होता है, कमज़ोर पैदा हुआ था, तो इसलिए थोड़ा पापा जी का जुड़ाव था, यार बच्चा कमज़ोर है। फिर बचपन में ही मेरा हाथ टूट गया था, फिर ये सर फोड़ दिया था कोई, तो थोड़ा सा ना वाला रोगिया मेरे को लड़का रहे सतुआन के दिन कहीं आम बटोरे, वो हमको मारा आम को लग गया मेरे को ही, तो मेरे भाई साहब, हाँ मेरे भाई साहब जो हैं वो देखे मेरा फूटा हुआ सर, तो वो उसका जाके फोड़ दिए। तो ऐसे थे आशू बाबू बचपन में, तो थोड़ा सा बोलते थे कमज़ोर बच्चा है, कमज़ोर बच्चा के प्रति थोड़ा रोगिया बच्चा थे हम। तो पापा जी करीब रहते थे, जितना घर में होता था कुछ भी होता था तो हम सब पापा को बता देते थे, तो मम्मी थोड़ा बोलते थे कि एकदम बदमाश बच्चा। जब भी कोई गलती करते थे तो मारने से पहले रोने लगते थे, तो बच जाते थे, थोड़ा बहुत थे हल्का फुल्का। इसके बाद तो 9 साल की उम्र में आ गए इसी सब लाइन में, तो घर से थोड़ा दूरी हो गया। उसके बाद भी पढ़ाई कंटिन्यू रखी आप? नहीं, 10th तक पढ़े, यहीं नरिया पे एक स्कूल है BNS इंग्लिश स्कूल, सर लोग का बड़ी सपोर्ट रहा, 10th तक पढ़े कैसे भी घींच घाच के, लेकिन 10th के बाद भी लोग बोले कि पढ़ सकते हो, तो यहाँ डिग्री लेके क्या फ़ायदा, जिस लाइन में उसी में पढ़ रहे हैं, और खुशी है मुझे कि मैं 10th तक पढ़ा हूँ, अच्छे से पढ़ा हूँ। हाँ, आगे हम डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर लगा ले, डॉक्टर अरविंद अकेला कर लो, पैरासीटामोल के अलावा और कुछ नहीं जानते हम, तो वो फ़ायदा नहीं है। तो सारे सर लोग का बहुत सपोर्ट रहा। उसके बाद आपने मतलब पहला जो ब्रेक मिला पवन जी से मिला, आई थिंक इस टाइम 10-11 साल उम्र थी। उसके बाद मैंने एक आपकी फिल्म देखी थी, उसका नाम भी आपके नाम से था, कलुआ बड़ा हो गया, कलुआ भाई सियान, कलुआ भाई सियान। उसमें मतलब क्या होता है ना, मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुआ है कि उम्र के पहले ही सब कुछ मिल गया, जब सियान नहीं हुए तो उसी समय हमको सियान लोग कर दिया, अब बनाना चाहिए था कलुआ भाई सियान या कलुआ भाई जवान, ब्याह के पहले। उस टाइम देखा था, उस टाइम आपके बाल भी पीछे साइड से ऐसे बड़े थे और चेहरे पे भी दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं। वो तो जबरदस्ती, हम दिल भर दीवाना एक पिक्चर करते हैं, जो हीरो जब लॉन्च हुए थे अरविंद चौबे जी के साथ, तो उसमें जबरदस्ती बोले यार दाढ़ी लाओ, दाढ़ी से थोड़ा सा मैं छोड़ लो, तो जबरदस्ती करके दाढ़ी जल्दी ला गया। उस समय उतना सियान नहीं, उस समय बच्चे ही थे, लेकिन फिल्म बन गया और फिल्म को काफ़ी लोग प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। बैक टू बैक कई फिल्मों के हिस्सा रहे, उसी उम्र में आपको नेम फेम मिलता गया, आई थिंक बहुत ज़्यादा मिल गया, और फैन फॉलोइंग खासकर लड़कियों में बहुत ज़्यादा थी। कोई ऐसा होता था ना, चिट्ठी उट्ठी आती थी? चिट्ठी नहीं आता था, फोन आते थे उस समय। तो उस टाइम इतना कहाँ था फोन का? नहीं था ना, टाटा इंडिका उस समय चलता था, तो मेरे पापा जी बहुत परेशान रहते थे। आप ही का आता था कि भाई के लिए भी आता था? नहीं, मेरे लिए आता था, उस समय भाई इस लाइन में नहीं था। अब मेरे भाई को कुछ ज़्यादा ही मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम जब से चल गया ना तब से। ऐसे कैसे? अरे वो बहुत क्यूट है, थोड़ा सा हमसे ज़्यादा गोरा है ना, तो थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ गया मेरे भाई से, लेकिन ठीक है, अच्छा है। तो स्कूल टाइम में, अब तो खैर शादी हो गई, लेकिन फिर स्कूल टाइम में कोई नहीं था। फिर आया था ऐसा नहीं कोई हीरोइन हो, ऐसे क्रश वाला सीन हो? ना, काम से फुर्सत ही नहीं था, जो इस सब से हम बहुत दूर रहते हैं। दोस्त हैं, प्यार मोहब्बत, मतलब ऐसा नहीं बोलोगे कि हुआ ही नहीं, कभी कभी ऐसा होता था कि हम भी प्यार मोहब्बत करें, लोगों की जैसे गर्लफ्रेंड है, हमारे भी गर्लफ्रेंड हो, बट वो एक नहीं होता है, कुछ चीज़ें थी बीच में जो कहीं ना कहीं जाते जाते हम रुक जाते थे। होता था कि यहाँ प्रपोज कर दे, लेकिन नहीं, फिर जाते पापा जी यही समझाए थे कि बेटा जो भी करना, किसी के साथ फ्यूचर हो तो ही उसके साथ तुम आगे जुड़ना, तो फ्यूचर दिखता ही नहीं था, या तो हम सही होते थे तो वो थोड़े गलत होते, या वो सही होते तो हम भी गलत हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि लड़कियाँ ही गलत होती हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, लड़के भी गलत हो सकते हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं। तो मेरे शुरू से ये था कि मम्मी पापा के मन से शादी करना, तो क्यों किसी के साथ टाइम पास करें, किसी का दिल क्यों तोड़े, किसी की बददुआ नहीं लेनी चाहिए हमारे हिसाब से। थोड़ा सा आज के समय में ऐसी सब बातें बोलता हूँ तो हमको कोई लोग बोलते हैं बहुत पुराना सोच है इसका, लेकिन यही सच है, यही सच है। इंडस्ट्री की सारी खूबसूरत हीरोइनें हैं, वो सब आपको नॉटी बॉय कहती हैं। अभी हाल ही में अक्षरा जिससे हम लोग मिले थे, पूछा अरविंद अकेला कल्लू के बारे में कुछ कहिए, वो तो नॉटी बॉय है। हाँ तो जरूरी है ना, थोड़ा मतलब हम बोल बैलेंस करना है, नहीं हम ये बोल रहे हैं कि प्यार नहीं करना है, हम थोड़ा बोलना है कि मतलब थोड़ा बहुत मस्ती मजाक नहीं करना है। फूल मस्ती मजाक करते दोस्त मेरे बहुत सारे हैं, और मैंने अपने जीवन में अभी बहुत दिन जीना है, बहुत काम करना है। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा
दोस्ती ऐसा रिलेशन है, दोस्ती ऐसा रिश्ता है जो बहुत अच्छा होता है, सुख दुख सब बांट सकते हैं। प्यार मोहब्बत कीजिएगा, ब्रेकअप होगा, रोएंगे, पिएंगे, खाएंगे। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है शुरू से? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं? मतलब हाँ। ओके। बेस्ट फ्रेंड की लिस्ट में फिल्म इंडस्ट्री में ही कि बाहर कोई ऐसा है जो बचपन से रहा हो? बचपन वाला कोई नहीं। बचपन वाला प्यार कोई नहीं है? बचपन में कोई नहीं, इंडस्ट्री में है 4-5 हीरोइनें हैं, 3-4 अच्छे एक्टर लोग हैं जिससे खुल के बात करते हैं। हमारा क्या है कि हम डबल फेस वाले नहीं हैं, जो है आपके सामने है, हम खुल के बात करते हैं। आपने बहुत सारे स्टेज शो भी किए हैं और एक बार तो आई थिंक आपके गोली भी चढ़ गई थी, वो क्या इंसिडेंट था? उस शो में वैसे भी उस समय बच्चा था मैं और डांस कर रहा था। मैं शुरू से मुझे डांस का थोड़ा शौक है, तो शो में क्या होता है, पहले शोबाजी बहुत ज़्यादा होता था। पहले अभी शो में जो मोबाइल जा रहे हैं, उस समय शो में पहले हथियार जाते थे, केकरा के कोई गो हथियार बा, सब लोग ने उतना दिया जाते रहे, सब लोग आते हैं। तो लड़का पक्ष लड़की पक्ष से गोली वोली चल रहा था, हम गा रहे थे, डांस कर रहे थे। क्या उम्र थी आपकी उस समय 9-10 साल का, 9-10 में उस समय शुरुआती हुई थी। हाई वोल्टेज वाली उस समय आया था, वो जो गाना था लगाई दी चोलिया के उम्र है, उसी समय आया था, नया नया था और परफॉर्मेंस कर रहे थे। और यही हो सकता है कहीं से टकरा के, कोई बोलता है मरवाया गया तो कोई बोलता है मारा था। हम जब देखे नहीं, जब तक हम अपनी आंखों से देखते नहीं है कुछ नहीं बोलते हैं, तो टकरा के गोली लग गई थी। वो भगवान का शुक्र था कि हड्डी में टच नहीं हुआ और बच गए। और दोनों पैरों पे हैं और आप सबके बीच में, और बोलते हैं ना कि दुआ में बहुत ताकत होती है, तो हो सकता है मैंने कुछ अच्छा कर्म किए हों। हमको हीरो बनना था, इसीलिए हम एकदम टाइट हैं। लिखा था आपका सुपरस्टार बनना भोजपुरी इंडस्ट्री का, लेकिन बहुत बुरा दौर था वो। मतलब वो समय, अभी भी कहीं भी शो होता है, अगर कोई फायरिंग कर दिया तो वो कोई भी दबंग हो, चाहे कोई भी नेता हो या कुछ भी हो, मैं माइक ऐसे रख के एक बार मना करता हूँ कि भैया मत कीजिए, क्योंकि जब भी आपके सामने कुछ फायरिंग वायरिंग होता है तो वो याद आ जाती है। तो मेरे से सुर ही नहीं लगता। बचपन में तो मैं रोने लगता था, मतलब ऑन स्टेज। अब थोड़ा सा हिम्मत हो गया, नहीं रोते नहीं, लेकिन हाँ एक बार मना करते, अगर दोबारा हुआ तो चाहे कोई भी हो, मैं अपने चाचा जी को ऐसे माइक देता हूँ और प्रणाम करके गाड़ी में बैठ के निकल जाता हूँ। तो अब हमारे शो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे सामने, मैंने क्या बोला, एक जगह ऐसा हम शो करने गए थे कि उन लोगों को बहुत शौक था कि नहीं, वो उन लोगों की खुशी थी कि नहीं, हम बोले जितना गोली चला उतना पैसा दे दो, खुश हो जाएंगे। 200-250 की गोली आती होगी या 100-200 की, दे दो भाई, 100-200 छोड़ के दे दो, हम सुबह जाके पार्टी कर लेंगे। तो नहीं, उनको शौक था, तो हम बोले ठीक है भाई, कुछ अपने लोग भी थे, तो हमने गाना बजवा दिया और मैं नीचे जाके बैठ गया। इसके बाद उन लोग छोड़े, सब एकदम छेद समियाना हो गए। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, लेकिन अब उसके बाद से जैसे ही होता है मैं शो बंद कर देता हूँ। अब तो खैर इस पे भी काफी अब तो पाबंदी आ गई है। अब तो ऐसी सरकार है कि अगर आप कोई भी वीडियो कर देगा और आपके हाथ में पिस्टल ये होगा, तो उस पर ये नहीं है कि FIR लेके आएगा, चाहे जो भी, सीधे अरेस्ट लोग हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, धन्यवाद कहेंगे सरकार को जो इतना एक्टिव हो गई है। अभी बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जिसके हाथ में पिस्टल होता है या कुछ भी होता है, तो वो अब तो ऐसा होता है ना कि जैसे आपका बहुत बड़ा नाम है, इंडस्ट्री में भी हो चाहे सोशल मीडिया पे, हर जगह आपने होता है ना एक लेवल अपना मेंटेन किया। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो फिल्मों पे तो ध्यान देते हैं लेकिन अपने सोशल लाइफ पे नहीं देते हैं, या सोशल लाइफ पे देते हैं तो फिल्म ही नहीं कर पाते, इतना एक्टिव हो जाते हैं। आप सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर, लेकिन कहते हैं ना कि जितनी कामयाबी मिलती है उतने भी दुश्मन बनते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ों को अरविंद अकेला कल्लू को फेस करना पड़ा, क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं अरविंद अकेला कल्लू चाहे हीरो हो चाहे हीरोइन, सबके चाहते हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो, सबके चाहते हैं, सबके लाडले हैं। मैंने पहले भी बोला कि ऐसा नहीं है कि हम लोग को कुछ फेस नहीं करना पड़ता है, लेकिन सब जानते हैं कि वो ऐसा ही नहीं है। हम बड़े का रिस्पेक्ट करते हैं, छोटों को प्यार देते हैं, और प्रॉब्लम होती है हम लोग के लाइफ में, या नाराज़ भी बहुत लोग होते हैं। मानिए कोई फिल्म का ऑफर लेके आया और मैं नहीं कर पाया, तो थोड़ा बहुत नाराज़ होते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो समझदार जो होते हैं, वो समझ जाते हैं। और रही बात दुश्मनी, तो मैं बोलता हूँ कि दुश्मनी काम से कीजिए, आप काम से जवाब दीजिए। एक मैंने कोई इंटरव्यू में सुना था, हम लोग के सुपरस्टार बड़े भी हैं रवि किशन जी की, बात से विवाद मत करो,
काम से विवाद में रहूँ। तो मैं उनको थोड़ा उनके बातों को फॉलो करता हूँ और काम से विवाद में नहीं चाहता कि हाँ कल्लू अच्छा काम करता है, कल्लू का नेचर अच्छा है, कल्लू टाइम पे शूटिंग करने आ जाता है। अगर हमारे शूटिंग पे टाइम से आ जाने से अगर प्रोड्यूसर को फ़ायदा है या डायरेक्टर अपना अच्छा शॉट लगाता है तो उसमें खुशी होगी, क्योंकि काम ही काम दिलवाता है। आज के समय में चाम प्यारा नहीं है, काम प्यारा है। आपके साथ हमेशा एक फैमिली सपोर्ट हमेशा रही, पहले पापा रहे हैं, फिर अभी बड़े भाई हैं, लेकिन अभी भी इंडस्ट्री में ऐसा है ना कि फिल्में हिट हो जाती हैं, अच्छे गाने हिट हो जाते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद तो होता है ना कि कोई ना कोई किसी का फेवरेट रहता है तो काम मिलने में दिक्कत होती है। कभी ये स्ट्रगल फेस करना पड़ा कि आप घर पे हो और आपके पास कोई काम ना हो? ऐसा कभी दौर आया आपकी लाइफ में? भगवान के आशीर्वाद होते हैं। एल्बम में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिल्म में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोग बोलते हैं कि सिंगर लोग एक्टर बन जाते हैं, अरे भैया बहुत फिल्म का दुनिया ही अलग है। इस सवाल पे मैं आने वाली थी कि क्योंकि कहते हैं ना भोजपुरी इंडस्ट्री सिंगर्स की वजह से चलती है। लाखों सिंगर हैं लेकिन नाम कितने लोग का लोग जानते हैं। मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा भी लोग जानते हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत होती है। हम लोग एल्बम करके गए हैं, हम लोग की 3 मिनट वाले हैं, 3 मिनट में सब मजा दे देते हैं। मतलब स्टोरी भी उसी में डाल देंगे, डांस भी कर देंगे, रंगबाजी में सब दिखा देंगे। लेकिन 2.5 घंटे 3 घंटे एक हीरो के ऊपर जो होती है या डायरेक्टर के ऊपर, उसमें कैरेक्टर में रहो। पहले मेरा ही आदत था, एक्टिंग करते थे तो ऐसे ऐसे हिलते रहते थे, डायलॉग बोलते थे तो सुर में डायलॉग बोलते थे, कहा ओ ऐसे बोलते थे। तो मैंने ये बहुत सारे फिल्मों में हम पवन सिंह के भाई बने हुए थे। कोई फिल्म थी, नाम नहीं याद आ रहा। हम जब देखते हैं तो खुद को ही लगता है यार उस समय अच्छा एक्टिंग कर लिए होते, लेकिन चलिए होता है, आदमी रोज सीखता है, अभी भी सीखते हैं हम लोग। तो वो दुनिया बहुत अलग है। और ऐसा भी हुआ है कि फिल्म की शूटिंग के लिए हम लोग तरस जाते थे। एक ऐसा दिन था अगस्त सितंबर होगा, वहाँ बॉम्बे की बारिश हम लोग जानते नहीं थे, डेट रखा गया और कंटिन्यू बारिश होती थी। तो मतलब एक घर में बैठे बैठे एकदम घुटन सी होने लगती थी, यार कब शूट होगा, क्योंकि हम लोग रोज शो करते थे, रोज एल्बम करते थे और फिल्मों में लंबा वेट। फिर अच्छी फिल्म करने के बावजूद भी सक्सेस नहीं मिलती है, कभी फिल्म ढंग से रिलीज नहीं हो पाती है, कभी फिल्म किसी चीज़ अच्छी फिल्म बन जाए लेकिन रुक जाती है। तो वो हम लोग उस समय अभी भी होता है, ऐसा नहीं है। कुछ प्रोड्यूसर की वजह से, कुछ डायरेक्टर की वजह से, कुछ ऐसे रिलेशन में हम पिक्चर कर देते हैं जो कि शुरू में सुनाते हैं कि बनाएंगे पुष्पा KGF बनाएंगे, ऐसा फील कराते हैं लोग। दबंग और वांटेड ही बनाएंगे, लेकिन सेट पे जाते जाते कुछ ऐसा बन जाता है जो खुद को ही लगता नहीं यार अच्छी फिल्म नहीं बनी है, लेकिन फिर भी आदमी कोशिश की रहता है और आज भी कोशिश करता है। तो प्रॉब्लम हुई है सिंगर से एक्टर बनने में। एक्टिंग से लेके फाइट, डांस वांस, उसका डांस अलग होता है, फाइट अलग होता है, एक्टिंग अलग होती है। मतलब पहले तो मालूम नहीं था कि एक्टिंग मतलब जो डायलॉग हम लोग बोलते हैं उसका भी सुर होता है। लेकिन हाँ, हम कहीं गए नहीं सीखने, लेकिन हमारे जितने भी इर्द गिर्द एक्टर थे, जैसे संजय पांडे जी हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं, देव भैया हैं, या जितने भी हमारे सीनियर एक्टर हैं जो आजू बाजू मतलब कैरेक्टर आर्टिस्ट जो काम करते हैं, जो जितने डायरेक्टर हैं, सबसे हम कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, तो करते रहते हैं। और मैं यही सोचता हूँ कि मैं हीरो तो हूँ ही, लेकिन डायरेक्टर का हीरो बनिए। डायरेक्टर जो कैरेक्टर में ढालता है उसी कैरेक्टर में ढाले रहो तो पिक्चर अच्छी बनती है। जैसे आपने कहा शुरू से आपने पवन सिंह को गुरु माना क्योंकि आप उनके गाने सुनते थे। एक्टिंग में आप अपने आप किनको फॉलो करते हो बारीकी से? एक्टिंग में मैं सबको फॉलो करता हूँ। एक्टिंग में जैसे कि अगर कॉमेडी वॉमेडी करना होता है तो दिनेश लाल यादव जी को थोड़ा सा मतलब उनका बहुत अच्छा लगता है, मतलब उनका एक्टिंग बहुत अच्छा लगता है। और बाकी सभी लोग अच्छे हैं, रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, पवन भी हैं, खेसारी जी हैं, सभी लोग अच्छा करते हैं। तो सबका थोड़ा बहुत जैसा कैरेक्टर होता है कुछ अपना भी कर देते हैं। अपने इंडस्ट्री में एक और ट्रेंड चल रहा है नेता बनने का, कल्लू जी आएंगे उस फील्ड में? अभी तो सोचा नहीं है। अभी जितना मजा चुनाव प्रचार करने में है उतना मजा चुनाव लड़ने में नहीं है। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारी इंडस्ट्री से 3 सांसद हैं। सरकार अभी जिसकी सरकार है उसी में है, तो नेता बनने के लिए, लेकिन हाँ एक बचपन से ही शौक रहा है कुछ सेवा करने की, समाज सेवा करने की। तो समाज सेवा करते रहता हूँ, लेकिन हाँ दान करता हूँ तो गुप्त दान करता हूँ, फेसबुक पे नहीं डालता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि यार गरीबों का हेल्प करो। सोशल मीडिया पे आप भी जानते हैं 10 लोग, तो हम दिखाते नहीं हैं अपने हिसाब से, क्योंकि मेरे पिताजी बोलते हैं गुप्त दान महादान, तो गुप्त में दान वान करके भला करके और आशीर्वाद लेके चलते। कोई संस्था है, कैसे करते हैं?
नहीं, अभी तक तो ऐसे हैं पर्सनल अकाउंट से, लेकिन आगे सोचे हैं 1-2 साल में, अभी नहीं बोलूँगा। अभी तो सब परिवार ही हमारे इतने हैं कि सबको सब धीरे धीरे सेटल हो जाए। इसके बाद हम लोगों ने सोचा है कि अपनी मम्मी के नाम पे एक कोई ट्रस्ट बनाएंगे और उस ट्रस्ट से जितना हो सकेगा, क्योंकि बड़ी विडम्बना है, ऐसा नहीं है कि अपना भोजपुरी परिवार एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी प्रॉब्लम होता है लोग उसमें डालते हैं और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का उसमें सॉल्व होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इधर जो जैसे कोरोना आया तो फिल्म वाले परिवार के लोग को तो मालूम चल गया, लेकिन हमारे जो इधर लोकल जो कलाकार हैं उनको बहुत परेशानी हुई थी, जिनकी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी, या कभी ऐसा होता है कोई राइटर है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, या तो हम अकेले कितना करेंगे। तो एक ट्रस्ट सोचे हैं, इसी बनारस में ही उसको हम लोग बनाएंगे और सभी लोगों के सहयोग से सोचे हैं कि कुछ आगे अच्छा करेंगे। मतलब एक फिल्मी परिवार जो है, फिल्मी परिवार का भी होगा, और जैसे जो गरीब होंगे, अब मैं बड़ा वादा नहीं करूंगा, लेकिन जिसको जरूरत होगी उस जरूरतमंद को जरूर सेवा कीजिए। आप बैक टू बैक फिल्में कर रहे हैं और एक फिल्म का ट्रेलर भी आया है राज, जिसको बहुत पसंद भी किया जा रहा है, और ऐसे ही कुछ एक भक्ति फिल्म का भी अनाउंस आई थिंक आप संकट मोचन हनुमान, मई में जिसकी शूटिंग हो रही है। कहाँ होगी सर इसकी शूटिंग? मई में शूटिंग है इसकी। चंदन उपाध्याय जी डायरेक्टर हैं, उनके साथ ही मेरी 7वीं फिल्म होगी और इसकी शूटिंग अयोध्या में होगी। उनके सेट पे भी आपके साथ एक हादसा हो गया था और बहुत फेक न्यूज चले थे। आई थिंक सेट पे एक्शन करते हुए आप नहीं, वो क्या था कि डुप्लीकेट आए थे, बाइक जो चलाते हैं, बाइक रेसर के ऊपर फिल्म थी, लेकिन एक होता है ना कि मैं बोला कि थोड़ा सा भैया दीजिए, हम थोड़ा चला रहे हैं, वैसे नॉर्मली मैंने चलाया और ना जाने क्या हुआ। अब मैं अगर किसी को बताता भी हूँ तो लोग बोलते हैं क्या तुम बोल रहे हो। वो अचानक आंखों के सामने अंधेला छा गया और रोड के बीच में दरार होती है, वहाँ पे अनबैलेंस हो गया। भगवान की कृपा रही कि इधर खाई थी, इधर नहीं गए, इधर पहाड़ थे बहुत सारे, और एकदम आधा फेस मेरा थोड़ा सर्जरी हुआ है, थोड़ा सा दिखता है हल्का हल्का। तो मैं उस समय बहुत डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि फेस ही है हम लोग के पास और आवाज़ है, तो मतलब अपने आप को भी देखता था तो बहुत मतलब 1.5 महीना मैं ऐसे धीरे धीरे चला था, क्योंकि डॉक्टर भी मना किया था। तो मैं बहुत रोता था, बहुत ये होता था। पापा बोलते थे कि देखो, मैं अपने आप को कोसता था क्यों मैं बाइक चलाया, ताकि डायरेक्टर मना किए थे, रेस फिल्म का नाम है, कि मत चलाओ हम करवा लेंगे, चलती अंदर। तो मैं चलाया तो पापा बोले कि देखो जिसके साथ होना होता है वो हो ही जाएगा, अब तुम खड़े भी रहोगे तो भी बाइक आकर तुमको मार देगी। तो वो एक था फैमिली सपोर्ट उस समय था, और धीरे धीरे करके मतलब मैं डर गया था कि ठीक होगा या नहीं होगा, दाग रहेगा, लेकिन धीरे धीरे सब। टाइम आप सोशल मीडिया से भी काफी निराश हुए थे कि कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि उस समय नहीं, मैं बार मैं हमेशा बोलता हूँ कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा है कुछ चीज़ों के लिए चंद व्यूज के लिए बहुत लोग बहुत गलत डालते हैं। कुछ लोग, ऐसे नहीं सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, तो कुछ लोगों को थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि आप लोग ऐसा ना कीजिए। हम सभी एक परिवार हैं, और परिवार में जैसे अभी पवन भैया के इंटरव्यू दिए हैं शायद न्यूज़ 18 पे कहीं पे, कि वो मेरा छोटा भाई है और होते रहता है। तो परिवार में तो छोटे मोटे कितना भी प्यार रहेगा, थोड़ा बहुत तो होते रहता है, तो उसमें भी प्यार दिखता है, तो थोड़ा संभल के न्यूज़ बनाइए। ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़े से व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी बनाते हैं, और उस टाइम आई थिंक आप ऑलरेडी हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर ने रेस्ट बोल दिया था, और उस टाइम अफवाह चल रही थी, उसको मैंने भी कवरेज किया था इस चीज़ का, काफ़ी मैंने उसके अगेंस्ट न्यूज़ की थी कि ऐसे नहीं बने। उस टाइम हम काफ़ी परेशान भी हुए थे। खैर वो तो पुरानी बात हुई। अब आते हैं कि अगर जैसे हम लोग लिट्टी चोखा खा रहे हैं, बहुत टेस्टी भी है, तो खैर शादी हो गई है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी के साथ डेट पे जाना हो विथ लिट्टी चोखा, तो किस हीरोइन के साथ जाना चाहेंगे खाने के लिए, दोस्ती वाली? मैं चाहती हूँ कि भाभी जी दोबारा कहीं इंटरव्यू नहीं देना है इसको। सभी अच्छी हैं, सभी प्यारी हैं। एक नाम। ये ऐसा क्वेश्चन मत पूछा कीजिए, प्रॉब्लम हो जाएगी, सब हीरोइन नाराज हो जाएंगे हमारे। अब क्या करना है, अब तो कल्लू सुपरस्टार है, मतलब सुपरस्टार के साथ सबको हम हट करते चले। सभी अच्छी हैं। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के तो आप कान्हा बनते जा रहे हैं। मैं राम बना हुआ हूँ, ठीक है। फिर भी एक कोई जिसके साथ जाएंगे कि लिट्टी चोखा खाया जाए। आपके साथ
बहुत अच्छा लगा सुन के, लेकिन मेरा सवाल वही है, भोजपुरी इंडस्ट्री एक्ट्रेस की बात हो रही है। आप एक्ट्रेस से कम है क्या? आप अपने आप को हल्के में लेती हैं। मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ, हल्के में नहीं ले रही हूँ, फिर भी बताएंगे। आप अभी तो एक्ट्रेस हैं ही, हमारे लिए तो आप सब कुछ हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तो सब कुछ है मेरी। अब इसी बात पे जो आपका लेटेस्ट सॉन्ग आया है गुनगुनाना बनता है, वो भी मेरे लिए। अभी लेटेस्ट सॉन्ग एक आया है और मैं बहुत दिनों बाद एक सैड रोमांटिक सॉन्ग आया था। मुझे उम्मीद नहीं था, मैं थोड़ा सा सैड भी हो चुका था कि वो गाना यार इतना अच्छा गाया, मेहनत किया, थोड़ा सा नहीं होता है जो रिस्पॉन्स चाहिए तो वो नहीं मिल रहा था। लेकिन अचानक मैंने एक रील बनाया और एक रील्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जी जहाँ से गाने अगर आपके थोड़ा बहुत अगर चल रहे हैं और उस पर अगर आपके गाने चल गए तो लोग सर्च करके पूरा गाना देखते हैं। तो थैंक यू पहले तो सभी रील्स क्रिएटर लोग को, बहुत मेहनत की भाई। एक से ऐसा कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि हम लोग भी नहीं सोचे होंगे। तो वही गाना सुनाना चाहेंगे ओ साथी रे। अखिया तहरे ही रहिया तके गइलु कैसन रोग धरा के, मिलन वाला मन तड़पे छान छान, दिल हमारे लागे कहीं ना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। क्या बात है, वाह, बहुत सच में। मतलब होता है ना कि वक्त के साथ होता है ना, हीरोइंस और खूबसूरत हो जाती हैं, हीरो और हैंडसम हो जाते हैं, लेकिन वैसी आपकी वॉइस जो है ना, बस। अभी मैंने एक और गाना गाया है, घर की मलकिनिया। क्या होता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो वो भी आप सुनिएगा, बहुत अच्छा गाना। सुनाइए ना, लाइव सुनते हैं ना। लड़की का तो लाइन उसमें है कि मतलब घर में थोड़ा बहुत ननद ताना मारती है, तो लड़का बोलता है कि तू ही बारू घर के मलकिनिया, हमारा सार के बहिनियान हो, ए धनिया तू ही बारू घर के लक्ष्मीनिया, ना बना तू नागिनियान हो। तो नागिनिया का कॉपीराइट मैंने ले लिया है। ओहो, मतलब है इंडस्ट्री में जितने भी नागिन डांस होंगे ना, वो कल्लू जी ही नचाने वाले। कोशिश तो कर रहे हैं कि सपेरा हम बने, बीन हम बजाएं और नागिन हमारे जो अभिनेत्री हैं वो भी नाचें। भाभी जी को आपका कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, जो कहती हूँ कि हमारे लिए गाइए? कभी बोला है ये? हाँ। कौन सा? अच्छा, मैं रिसेप्शन में अक्षरा जी आई थी, सब लोग आए थे, तो वो गाना बजाना हो रहा था, उस समय मैंने एक सॉन्ग गुनगुना दिया था और वही सॉन्ग उनका फेवरेट है। कौन सा? अच्छा, तो सभी गाने आप पसंद करने लगे। पहले पसंद करती हूँ या नहीं करती हूँ? पहले बॉलीवुड के गाना ज़्यादा सुनती थी, अब उनको एकदम भोजपुरिया बना दिए। तो एक गाना उनके लिए मैंने स्टेज पे गाया था कि मनवा में बहसल बाड़ी, करे जवे में धसल हो, कि मनवा में बहसल बाड़ी, करे जवे में धसल हो, बड़ा नीक लागिला धनिया के हंसल हो, बड़ा नीक लागिला। तो ये गाना वो पसंद करते, हो सकता है उनके ऊपर गाता हूँ इसीलिए। मुझे भी लग रहा है। खैर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपको भूख भी लगी है और आपने हमें गाना भी सुना दिया, और बहुत सारे ऐसे किस्सों पे अभी भी हम बात नहीं कर पाए हैं, वो हम फिर किसी और दिन मिलेंगे, आपकी किसी फिल्म के सेट पे मिलेंगे और फिर हम बात करेंगे, और उस टाइम ना आपका दूसरा फेवरेट खाएंगे, पराठा एंड भुजिया। सुना? वो खाएंगे। और अभी के लिए थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा पसंदीदा खाना लिट्टी चोखा खिलाई, और आगे नेक्स्ट टाइम पराठा भुजिया पे हम लोग मिलते हैं। डन। थैंक यू सो मच कल्लू जी, थैंक यू।